जब सभी कोविड से जूझ रहे थे, मैं कोविड और कैंसर से जूझ रही थी। शाम के टाइम में कभी-कभी मैं अकेली होती थी। तो मुझे लगता था कि मैं कोविड से मरूंगी या कैंसर से मरूंगी। मुझे ये था कि मुझे ये जीतना है, मुझे ये जंग जीतनी है। मैं अब कैंसर की जंग जीत चुकी थी और मेरे पास अब पूरी दुनिया पड़ी थी। अब मुझे पोस्ट कैंसर अपने आप को प्रूव करना था कि मैं किसी वर्थ हूँ। इंस्टाग्राम देख रही थी और ढूंढ रही थी कि मेरे को कोई जॉब मिले। अब मैं वापस गेम में आ चुकी थी और मैं अब ये क्राउन जीतने वाली थी। और इस साल मेरा नाम कर्नल डॉक्टर गुंजन मल्होत्रा है। मैं एक स्कूबा डाइवर, योगा एंथुसियास्ट, कथक डांसर और कैंसर सर्वाइवर हूँ। कैंसर का नाम सुनते ही कई लोग थर-थर कांपने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है, पर ऐसा होता नहीं है। आर्मी में रहते हुए हमें सिखाया जाता है कि हमारे को बहुत साहस रखना है, बहुत ब्रेव होना है, और यही मैंने किया अपनी कैंसर जर्नी में। आज मैं आपके साथ अपनी कैंसर जर्नी शेयर करूंगी। 2020 में जब सभी कोविड से जूझ रहे थे, मुझे कैंसर हुआ। उसके 4 महीने पहले से मुझे एक छोटा सा लम्प मेरे बगल में एक्जिला में फील हुआ था, बट मैंने उसको इग्नोर किया। मुझे लगा कुछ ऐसा होगा नहीं, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। बट जैसे ही अप्रैल 20 में मुझे दूसरा लम्प फील हुआ मेरे ब्रेस्ट में, तो मुझे लगा कि अब मेरे को अस्पताल जाना चाहिए। मेरे हस्बैंड उस टाइम पे आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में पोस्टेड थे और हम तुरंत वहाँ गए। आगे के 7-8 महीने जब सभी कोविड से जूझ रहे थे, मैं कोविड और कैंसर से जूझ रही थी। जब मेरा कैंसर का डायग्नोसिस हुआ था, तब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी मेंटली। ऐसा इसलिए था क्योंकि 2013 में मेरे बेटे को जुवेनाइल डायबिटीज डायग्नोज हुआ था। वो 10 साल का छोटा सा बच्चा था। उस टाइम पर हम लोगों ने बहुत फाइट किया उसको ट्रैक पे लाने के लिए, उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए। मुझे ये भी याद है कि जब मैं उसको सुबह उठकर उसका ब्लड चेक करती थी, शुगर चेक करती थी और उसको देखती थी कि उसको प्रिक हुआ है, उसका ब्लड निकल रहा है, तो मैं भगवान से मांगती थी कि इसकी बीमारी मुझे दे दो। मैंने ऑलमोस्ट अपना कैंसर मैनिफेस्ट किया। सो आप देखिए कि आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपका माइंड कितना इम्पोर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए। अब जब ये कैंसर डायग्नोज हो गया, तो सबसे पहले मेरी सर्जरी हुई। क्योंकि मैं पहले से फिट थी, तो सर्जरी के टाइम पे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई। मैंने जैसे मेरे डॉक्टर्स ने मेरे को बताया कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे अपनी ड्रेन का ध्यान रखना है, कैसे अपनी ड्रेसिंग्स का ध्यान रखना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, मैंने सब कुछ किया। सर्जरी के तुरंत बाद मेरा कीमो होना था अगले 4 हफ्ते में। अब मुझे लगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर थी, मुझे पता था कि कीमो की जो ड्रग्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मुझे कुछ ना कुछ अपने पूरे के पूरे वातावरण में, अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करना पड़ेगा जिससे कि मैं उसको झेल पाऊँ। अभी तक मैं सोचती थी कि जब मैं बुढ़ी होंगी, मैं 70-80 साल की होंगी, तब मैं योगा और मेडिटेशन करूँगी। ये मेरे लिए नहीं है। 45 ईयर ओल्ड्स नहीं करते आजकल मेडिटेशन। पर मैंने पढ़ा कि मेडिटेशन से आपका विल पावर कितना स्ट्रांग होता है, आप मेंटली कितने स्ट्रांग होते हैं। और मानेंगे नहीं आप लोग कि मेरे कीमो से एक दिन पहले मैंने अपना मेडिटेशन और योगा स्टार्ट किया, और आज भी मैं 5:30 बजे उठ के सुबह योगा और मेडिटेशन करती हूँ 5 से 6 बार हफ्ते में। और मैं मानती हूँ कि योगा की वजह से मेरी हीलिंग बहुत अच्छे से हुई। कीमो के टाइम पे क्योंकि मैं अपना पूरा ध्यान रख रही थी, टाइम से खाना खा रही थी, जैसा डॉक्टर्स ने बोला वैसा कर रही थी, और योगा और मेडिटेशन कर रही थी, मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट था मेरे को, मेरी हीलिंग बहुत अच्छी रही और मेरे को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अब मेरी रेडियोथेरेपी मैक्स में हुई और मैं बड़ी खुश थी कि अब ये मेरा जो पूरा का पूरी इलनेस है ये खत्म हो रही है। मैंने ये ठान लिया था कि मेरे को अपने आप को इससे मुक्त करना है। इस समय 10 महीने से मैंने कोई भी सर्जरी नहीं करी थी। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ना मैंने कोई सिजेरियन किया था, ना मैंने कोई सेक्शन किया था। मुझे बहुत डर लगा, मुझे रात को नींद नहीं आती थी। मुझे लगता था क्या मैं कैंसर से के बाद भी कुछ कर पाऊंगी या मेरी लाइफ खत्म हो गई है।
तब मेरे जो टीचर थे वहाँ पे आरएनआर में, मैं पोस्टेड थी आर्मी हॉस्पिटल आरएनआर में, कर्नल टांगरी, मैं उनको बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहूँगी। उन्होंने मेरे को बिठाया और मेरे को बोला, अब तुम इस बीमारी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगी, तुम्हारी पूरी ट्रीटमेंट हो चुकी है, अब तुम सिर्फ काम करोगी। मैंने काम करना स्टार्ट किया, 4 घंटे काम करती थी, ओटी में जाती थी, गिर भी जाती थी, कई बार चक्कर आते थे तो गिर जाती थी, 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि सर पे चोट लगी, पर उठी। और उसके बाद जब मैं पिछले साल रिटायर हुई हूँ नवंबर में, मैं 15 से 16 घंटे काम कर रही थी। और मेरी बात मानिए, अगर आप हील करना चाहते हैं तो काम करिए, वर्क हार्ड, वो करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो भी एक तरह से हीलिंग में हेल्प करता है। वैसे तो लगता है कि 7-8 महीने जो मेरी पूरी ट्रीटमेंट हुई उसमें फटाफट सब कुछ हो गया, बट मैं आपको एक बात बताऊंगी कि कीमो के टाइम पे मुझे जब कीमो लगती थी तो डेफिनेटली बहुत पेन होता था। मैं घर वापस आती थी, अगले 2 दिन बिस्तर पे लेटे हुए होने से भी ऐसा लगता था कि आप उठ नहीं पाओगे, कोई ऐसी चीज़ होती थी जो आपको जकड़ लेती थी। और मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हूँ, मैं खेलती कूदती रहती हूँ, मेरे लिए बिस्तर से ना उठ पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट मैंने अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, मैंने रेगुलरली अपना योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सब कुछ किया। और एक चीज़ हुई, जब मेरी कीमो चल रही थी तो मेरे बाल गिरने लगे। उससे पहले मेरे बड़े सुंदर बाल होते थे, मेरे को लगा कि थोड़े से गिरेंगे और बंद हो जाएंगे, तो मैंने उनको छोटा कर लिया, पर वो रुके नहीं, हर जगह गिरते थे, पिलो पे गिरते थे, बेड पे गिरते थे। और मैं जब घर वालों से पूछती थी मेरे बाल गिर रहे हैं क्या, वो सब बोलते थे नहीं गिर रहे। मुझे पता था कि ये और मेरे को बाल काटने पड़ेंगे, मुझे छोटा करना पड़ेगा। उस टाइम पे मैं डिप्रेशन में गई। वो 2-3 दिन का डिप्रेशन था जो कि मेरे बेटे ने नोटिस किया। कोविड टाइम्स थे, हम कोई सैलून में नहीं जा सकते थे बाल कटवाने या गंजा होने। उसने मेरे को तुरंत वॉशरूम लेके गया और उसने बोला बैठिए, और उसने तुरंत मेरे को मेरे बाल मुंड दिए, मैं गंजी हो गई। और ये जब मैं गंजी हुई तब मैंने रियलाइज़ किया कि हम ग्लिट्स, ग्लैमर, लुक्स के बारे में इतना सोचते हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जिंदा हो। और जब मेरी कीमो चलती होती थी तो मुझे शाम के टाइम में कभी कभी मैं अकेली होती थी, तो मुझे लगता था कि मैं कोविड से मरूंगी या कैंसर से मरूंगी। और अगले दिन जब मैं सुबह उठती थी, सन देखती थी, अपना योगा करती थी, अपने घर वालों को देखती थी, मुझे ऐसा लगता था मुझे सब कुछ मिल गया, जहान मिल गया, मैं जिंदा हूँ, मेरी हार्ट बीट चल रही है। तो इसके बारे में सोचिए, आपके पास जो चीज़ें हैं वो कितनी अच्छी हैं, कितना सब कुछ है, लोगों के पास वो भी नहीं होता। माना जाता है कि औरतें बहुत कोमल होती हैं और छोटी छोटी बीमारियां हो जाएं तो एकदम परेशान हो जाती हैं। कैंसर जैसी बीमारी से कैसे लड़ेंगे? हमारा जो परिवार है वो हमारे लिए सब कुछ होता है, हमारा बच्चा, हमारा पति, हमारे घर वाले। और आपकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाती है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये था कि मेरे को इन लोगों के लिए जीना है, और इसीलिए मैं मेंटली स्ट्रांग हुई, मेरी इच्छा शक्ति बढ़ी और मैं कैंसर को फाइट कर पाई। मैं अब कैंसर की जंग जीत चुकी थी और मेरे पास अब पूरी दुनिया पड़ी थी। अब मुझे पोस्ट कैंसर अपने आप को प्रूव करना था कि मैं किसी वर्थ हूँ। और अभी हाल ही में ऐसा हुआ कि मैं इंस्टाग्राम देख रही थी और ढूंढ रही थी कि मेरे को कोई जॉब मिले, और मैंने देखा कि सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट के लिए दिल्ली में 20 से 30 हज़ार की जॉब्स हैं, और मेरे को बहुत दुख हुआ। मैंने कहा मैं ये तो नहीं करूँगी। अगली ऐड जो मैंने देखी वो थी मिसेस इंडिया सब कॉन्टिनेंट की, और उसका रजिस्ट्रेशन फीस भी 500 या 600 रुपये था, तो मैंने उसी में पैसे लगा दिए। मैंने कहा चलो इसको ही ट्राई कर लेते हैं कि हो सकता है कि मैं निकल जाऊँ। जब मैं ऑडिशन में गई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था 12 अक्टूबर को, और मेरा बेटा मेरे साथ गया था। एंड जो लेडी वहाँ खड़ी हुई थी उनसे मैंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा मैम, तो उन्होंने कहा 2 घंटे। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि नहीं, अभी चलते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है, मेरे को यहाँ नहीं जाना। बट उसने बोला कि नहीं, आप अंदर जाओगे और जाकर देखोगे कि क्या होता है। आपको अपने चैलेंजेस को फेस करना चाहिए।
क्योंकि जब तक आप फेस नहीं करोगे तब तक आप उसमें से निकलोगे नहीं, आप अपना 2.0 वर्जन कभी नहीं बनोगे। दूसरी चीज़ ये हुई, जब मेरा ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गई तो मेरी बड़ी अच्छी एक फ्रेंड है जिन्होंने मेरे को बोला, देखो तुम्हारे डिम्पल की वजह से तुम्हारे को कोई ना कोई टाइटल तो मिल ही जाएगा, पर तुम्हारा जो मोटापा है, आई वॉज फैट, मैं 8 से 10 kg ज़्यादा थी, तो मुझे बोला गया कि अगर तुम रिड्यूस नहीं करोगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ जो थी, ये चैलेंज जो था, मुझे बहुत हिट किया। मुझे लगा मुझे कुछ ना कुछ करना है, और मुझे ये था, नाउ दैट मेरे को क्राउन मिल गया है तो मैं ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे ये था कि मुझे ये जीतना है, मुझे ये जंग जीतनी है। आप मानोगे नहीं, 3 महीने उसके बाद मैंने अपने डिनर में सिर्फ लौकी जूस पिया। मैंने 8 से 10 kg कम किया, और अगला जो हमारा ग्रूमिंग सेशन मैक में हुआ, मेरे आसपास की जो लड़कियां थी, कंटेस्टेंट्स थी, आई कुड सी कि वो कितना जल रही थी, क्योंकि अब मैं वापस गेम में आ चुकी थी और मैं अब ये क्राउन जीतने वाली थी। और इस साल जनवरी में मैं मिसेस इंडिया सब कॉन्टिनेंट 2024 बनी। ये तो मेरी कैंसर से क्राउन तक की जर्नी थी। पर एक चीज़ जो मैंने सीखी इस पूरी जर्नी में और अपने 50 साल में, कि आप ग्रैटिट्यूड रखिए, आप एक थैंक यू बोलना सीखिए। चाहे वो भगवान हो जो आपको जिंदा रखते हैं, आपके माँ बाप हो, वो लोग जो मेरे कैंसर में मेरे साथ थे, और वो लोग भी जो मेरे साथ नहीं थे, जिन्होंने मेरे को मेंटर किया एक ब्यूटी क्वीन बनने के लिए। और आगे भी अब जब मैं अपना एक सेंटर खोला है, जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो सब, मुझे लगता है जब आप एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखते हैं तो थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं और आपके फेवर में होती हैं। तो हमेशा एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर किस किस कारण से होता है। ब्रेस्ट कैंसर आजकल हमारी इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एकदम बढ़ चुका है। इनफैक्ट कैंसर्स एज सच एक क्रॉनिक डिजीज बन चुके हैं। बट ब्रेस्ट कैंसर स्पेसिफिकली किस किस कारण से होता है वो ये है, आपके जो मदर या मौसी या घर में किसी भी लेडी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर ब्रेस्ट कैंसर है, तो आपको सतर्क होना पड़ेगा। आपका लाइफस्टाइल कैसा है? हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, एज लेडीज एंड अदरवाइज ऑल्सो आदत होती है कुछ ना कुछ धूम्रपान करने की या शराब पीने की। ये सब आदतें, और इवन ड्रग्स की, ये सब आदतें जो हैं वो हमारे को कैंसर की तरफ लेके जाती हैं। ये इनको, इसके अलावा जो लेडीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करती हैं और लॉन्ग टाइम तक यूज करती हैं, उनमें भी ये पाया जा सकता है। जिन लेडीज का जो पीरियड्स है, जिसको हम मेनार्की बोलते हैं, वो जल्दी स्टार्ट होते हैं, माहवारी जो जल्दी स्टार्ट होती है, जल्दी एज में स्टार्ट होती है और लेट तक रहती है, मतलब मेनोपॉज काफ़ी लेट एज तक होता है, उनमें भी रिस्क रहता है। ये तो थे कुछ कारण कि जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या कोई एक गांठ है आपके अंदर? आपको हर महीने अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर लेडी मेनोपॉज़ल है तो उसको कोई भी एक डे फिक्स कर लेना चाहिए, जैसे 15 तारीख महीने का, और उसमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करनी चाहिए। और अगर कोई लेडी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, अभी भी पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स के तुरंत बाद, माहवारी के तुरंत बाद आप एग्जामिन करेंगे अपने ब्रेस्ट को। अब ब्रेस्ट में एग्जामिनेशन क्या करनी होती है? आप शीशे के सामने खड़े होंगे, अपने सारे ऊपर के कपड़े उतार कर, और आप ध्यान से देखेंगे कि कोई चेंजेस हैं ब्रेस्ट में। हो सकता है कि कोई एक साइज ब्रेस्ट का बढ़ रहा हो, ज़्यादा बढ़ गया हो, उसमें कोई लालपन आ गया हो, कोई ऐसे गांठ दिखाई दे रही हो। अगर आप उसको फील करेंगे उसके बाद, तो आपको हो सकता है गांठ फील हो, पेनफुल भी हो सकती है। मेरे मेरे केस में मेरे जो एक्जिला में गांठ थी, जो मेरे बगल में गांठ थी, वो पेनफुल थी। तो उस तरह से कुछ भी आपको ऐसा लगता है, अब निपल्स के अगर आप दबाएंगे तो उसमें से डिस्चार्ज निकलेगा, ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, काला डिस्चार्ज हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी ब्रेस्ट कैंसर को हम पकड़ेंगे, उतनी जल्दी आप ट्रीट होगे और पूरी तरह से ट्रीट होगे। जब हम कैंसर का नाम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक लाइलाज बीमारी है, और कई बार शर्म के कारण हो सकता है कि आपको कोई एक लंप फील हो, कोई एक गांठ फील हो, पर आप शर्म के कारण रुक जाती हैं घर पे कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, मेरे को ऐसा क्या हो गया। पर ऐसा नहीं करिए। जब आप अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करती हैं, आपको कुछ ऐसा फील होता है, आपको तुरंत अस्पताल आना चाहिए और पूरे इलाज, पूरा इन्वेस्टिगेशंस करा के
कैंसर से मुक्ति पानी चाहिए। गवर्नमेंट जो है हमारी, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर कैंसर की ट्रीटमेंट होती है। हमारे यहाँ पे एम्स है और बाकी बहुत सारे हैं। और आपका सिर्फ ये दायित्व बनता है कि आपको जब भी ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ ऐसा गड़बड़ लग रही है, कोई ऐसा गांठ फील हो रही है, तो आप छुपाएं ना। जैसे आप बाकी लोगों का, परिवार का ध्यान रखते हैं, कैंसर के टाइम पे ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपका ध्यान रखें। और आप इस बीमारी से अगर आप जल्द से जल्द अपना डायग्नोसिस कराएंगे तो आप पूरी तरह से इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, जैसे कि मैं हुई। मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगी। मेरा जब कैंसर डायग्नोज हुआ था, उसके 15 दिन पहले मुझे ये एहसास हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ी सी एंटीबायोटिक्स ले लेती हूँ, ये ठीक हो जाएगा। कहीं मेरे पीछे मेरे दिमाग में ये ज़रूर था कि ये ठीक नहीं होने वाला। शायद मैं 2 हफ्ते पहले भी आती तो और भी अच्छा मेरे को फ़ील होता और मेरा इलाज और अच्छा होता। पर जब मैं 2 हफ्ते बाद अस्पताल में गई, तो तुरंत उन लोगों ने मेरा एफएनएसी किया, उसको हम फाइन नीडल बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी से पता लगता है कि कैंसर कहाँ तक फैला है। ये कोई बहुत पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता, छोटी सी नीडल होती है जिससे कि जहाँ आपको गांठ फील होती है, उसमें से पानी निकाला जाता है और उसे भेजा जाता है देखने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है। तो वो बायोप्सी होने के 24 घंटे में ये पता चल चुका था कि मेरे को कैंसर है। और उसी तरह से मेरे जितने भी ऑन्को के डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर्स होते हैं। उनको पता होता है कि किस तरह से प्लान करना है। हर पेशेंट के लिए अलग तरीके की प्लानिंग होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्टेज किस स्टेज पर आप जाते हैं। तो मेरी स्टेज जो थी वो अर्ली 3rd स्टेज थी। तो ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ मेरा ऑपरेशन होता तो मैं ठीक हो जाती। शायद मैं वो 4 महीने पहले अगर गई होती तो शायद मेरे को वो कीमो और रेडियोथेरेपी नहीं लेनी पड़ती। पर क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी तो मेरे को तीनों चीज़ें लेनी पड़ी। मेरे को अपना सर्जरी भी करानी पड़ी, कीमोथेरेपी भी लेनी पड़ी और रेडियोथेरेपी भी लेनी पड़ी। तो सर्जरी के टाइम पर डॉक्टर्स बड़े अच्छे से आपको बताएंगे कि वो किस तरह की सर्जरी करना चाहते हैं। मेरे को ऑप्शन मिला था कि मैं सिर्फ गांठ निकलवाऊं या पूरा ब्रेस्ट निकलवाऊं। तो मैंने अपनी गांठ निकलवाई। तो उसी तरह से अगर आपका स्टेज बढ़ता जाएगा तो हो सकता है कि आपको पूरी ब्रेस्ट भी निकालनी पड़े। उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे बताते गए वो कि क्या मेरे को खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, मेरे को अपनी जो जिस साइड पे मेरे को मेरा सर्जरी हुई थी वहाँ उसको कैसे केयर करना है, वहाँ पे जो ड्रेन लगी थी उसको कैसे केयर करना है, मैंने एग्जैक्टली वैसे ही किया सारा कुछ। उसके बाद जब मेरी कीमो स्टार्ट हुई तो कीमो के टाइम पे जो मेडिसिन होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, स्पेशली जब वो आपके अंदर चलती हैं। जब वो चलती हैं तो वेन्स में पेन होता है। तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी, जैसे पैरासिटामोल और बहुत सारे पेन किलर्स दिए उस टाइम के लिए। प्री कीमो दिया जाता है, पोस्ट कीमो दिया जाता है। तो इलाज जो था वो चलता रहा। सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कीमो में कि 16 साइकिल, 20 साइकिल, तो आप कुछ टाइम बाद थक जाते हो कि इतनी आपको सुइयां चुभती हैं कि आपको लगता है कि बस अब बहुत हो गया। बट सिर्फ एक ही वे है जिससे आप इससे मुक्ति पा सकते हो कि आप बस चलते रहो। आप जहाँ हो बस चलते रहो। आप सोचो कि अब आगे जाके ये ट्रीटमेंट खत्म होगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। कीमो के बाद रेडियोथेरेपी हुई और मेरी मैक्स में हुई थी। मैक्स हमारा बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जिनके पास बहुत नई नई बिल्कुल नवीन मशीन्स हैं जिसके अंडर आपको लिटाया जाता है और डॉक्टर्स आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। 4 हफ्ते की रेडियोथेरेपी से मेरा पूरा का पूरा इलाज कंप्लीट हुआ। बट इसके बाद ये नहीं है कि मेरा ये खत्म हो गया। मेरे को कुछ मेडिसिन भी डाला गया और हर 3 महीने में मेरे को जाकर अपना पूरा चेकअप कराना पड़ता है। मैं आज भी जाती हूँ और मेरे को अपना अल्ट्रासाउंड, अपना पेट स्कैन हर साल कराना होता है, मैमोग्राफी हर साल कराना होता है और मेरे को अपना और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि मेरे को जिंदा रहना है। आखिरी में चलते चलते मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आपका शरीर, आपकी बॉडी आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सही खाइए, सही पिए, साथ में योगा मेडिटेशन करिए। और एक मंत्र जो मैंने कैंसर के बाद सीखा, मैं अपने आप से प्यार करने लगी। हम सभी ने जब वी मेट मूवी देखी होगी जिसमें गीत थी और वो बोलती थी मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो मैं हर रोज सुबह उठती हूँ, शीशे में देखती हूँ, अपने दिल पे हाथ रखती हूँ और बोलती हूँ मैं अपनी फेवरेट हूँ, आई लव माई सेल्फ। और यही हम सबको करना चाहिए। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे हम अपने परिवार को प्यार नहीं बांट पाएंगे।
स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।